हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद तफसील से जानेंगे खबरें। हिमाचल विधानसभा में पहले बाल सत्र की कार्रवाई का आयोजन हुआ। इस बाल सत्र में स्कूली बच्चों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कार्रवाई का संचालन किया। कार्रवाई के दौरान बाल विधायकों ने कई मुद्दों को उठाया। इस दौरान प्रश्नकाल में नशे के मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला। विपक्षी बाल विधायक का नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए और नशा माफिया पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाने लगे। हालांकि इस बीच बाल सीएम जानवी के भरोसा देने के बाद विपक्ष मान गया और विपक्षी विधायक अपनी सीटों पर वापस लौट गए। आपको बता दें कि बाल सत्र की इस कार्यवाही के मौके पर सीएम सुक्खू के साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने भी विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बाल सत्र की कार्यवाही को देखा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। लगाया कि नशे के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी के मद्देनजर नारेबाजी करते हुए विपक्ष वेल तक पहुंच गया और बाल मुख्यमंत्री जानवी ने जब आश्वासन दिया, इंक्वायरी का भरोसा दिलाया, उसके बाद विपक्ष अपनी सीटों पर जाकर वापस बैठा। वहीं बाल सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे ज्ञान और बच्चों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। नीति निर्धारण में सबकी भागीदारी होनी जरूरी है। देश भर की जनता चुनकर हमको विधानसभा या संसद में भेजती है, वहां ये दायित्व हम सब का बनता है कि नीति निर्धारण में हम सबका सहयोग हासिल करें। और मैं ये समझता हूं हमारा ये जो संकल्प है ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग, चाहे वो वोट देता है चाहे वो वोट नहीं देता है, अगर हम उनको अपने साथ सम्मिलित ना करें, शामिल ना करें। मैं ये मानता हूं ये उत्तर गलत है, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं। एज द फिलोसफर्स हैव सेड, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। आप बच्चे ही कल का भविष्य हैं। ये नीतियां, कार्यक्रम, सरकार के सारे आयोजन, ये कानून, नियम, ये आने वाले कैसा देश होगा, प्रदेश होगा, समाज होगा, उसी के दृष्टिगत इन मान्य सदनों के माध्यम से। वहीं बाल सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि आज एक नया अध्याय जुड़ा है। ये मंच छात्रों के रचनात्मक पक्ष के साथ साथ अपनी बात रखने और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर के उन 68 बच्चों को बधाई जिन्हें बाल विधायक के रूप में एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बच्चों की सरकार कैसी हो इस अभियान के तहत चुना गया। इसमें आपने सुना कि पूरी प्रक्रिया में कितने हजार छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं तो इन सभी छात्रों को देश के भविष्य के विकास में भागीदार के रूप में देखता हूं। आपने जिस तरह अपने को कंडक्ट किया, जिस तरह शालीनता से सवाल पूछे, जिस बेहतर तरीके से अपनी बातें स्पष्टता से कही, छोटे बच्चों ने जिस स्पष्टता से अपने सवाल पूछे, मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए यह एक सबक और प्रेरक। वहीं सीएम सुक्खू ने भी बाल सत्र को संबोधित किया और कहा कि वो सवाल सदन में पूछे गए, उससे प्रसन्नता हुई। देखने और बातचीत से परिवर्तन नहीं होता, काम करने और कड़े संघर्ष से परिवर्तन होता है। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिस प्रकार के बच्चों ने यह सवाल पूछे, वो हमारे नए हिमाचल, नए भविष्य की नींव रखता है। आज आप लोगों के सवाल जवाब देकर इस बात की खुशी हुई कि हमारा जो भविष्य है, वो नन्हे मुन्ने जो प्यारे बच्चे इस विधानसभा में आज बैठे हैं, वो आने वाले समय में सुरक्षित है। क्योंकि लोकतंत्र हमारी संस्कृति का हिस्सा है
और जीवंत लोकतंत्र इस सभागार के द्वारा देखने को मिला कि शब्दों के द्वारा विचार प्रकट किए जा सकते हैं। धरातल में लाने के लिए और अमली जामा पहनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहना ही हमारे जीवन में ध्येय होना। चलिए आगे बढ़ेंगे और महाजनसंपर्क अभियान के तहत जसूर में आयोजित एक जनसभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और देश की दूसरी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कुल मिलाकर हर राज्य में परिवार की पार्टियां मौजूद हैं और कांग्रेस तो मां बेटा और बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो साधारण परिवार से आकर के भारत का मंत्री बन सकता है। कोई पार्टी कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नक्शा में आपको बताना चाहता हूं। शुरू करो जम्मू कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सुपुत्री वही उसी ने पीडीपी संभाली। ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उसके ऊपर शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला। अब नया अब्दुल्ला आएगा, कोई और नहीं आएगा, उस पार्टी में वही अब्दुल्ला आएगा। ये कैसे होगा? आप पंजाब उठाइए, शिरोमणि अकाली दल, बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, बाकी सब साहब। आप हरियाणा उठाइए, परिवारों की बात। आप हम उत्तर प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी खत्म। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह की पार्टी, बेटा अखिलेश यादव, परिवार की पार्टी। हम बिहार में किससे लड़ रहे हैं? लालू यादव, तेजस्वी। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, जिस तरीके से आज यहाँ पर लोकसभा 2024 के लिए एक तरीके से बिगुल फूका गया है और जमकर आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर चला है, काफी तीखे तीखे शब्दों के बाण जेपी नड्डा ने अन्य विपक्षी पार्टियों पर फेंके हैं। कहीं ना कहीं मेरा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन क्या हकीकत रही उस दौरान, ये सब ने देखा, जग जाहिर है। तो क्या ऐसे समय में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को साधने के लिए, या मैं यूं कहूं हिमाचल प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों को साधने के लिए, क्या अभी भी इसी तरह की रणनीति पर भाजपा आगे चलेगी? अगर इसी रणनीति पर भाजपा आगे चलेगी तो चुनौतियां उतनी ही बड़ी होंगी जितनी विधानसभा चुनाव के दौरान थी। विचित्र, जाशविन, आपने जो सवाल किया है वो थोड़ा सा बिल्कुल आप जो कह रही हैं कि क्या चुनौतियां उसी तरह से रहेंगी जैसे कि पूर्व में थी, माजी में जो चुनाव हुए हैं उसमें हुए हैं। जिस तरह से अभी हाल में अगर हम लोग देखें तो जब पूर्व में जयराम की सरकार थी तो उस दौरान जो है उपचुनाव हुए थे 4 जगहों पर, तो चारों की चारों जगहों पर जो भाजपा चुनाव हारी थी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी मिशन रिपीट का नारा दिया गया था, लेकिन वहां भी चुनाव हारी थी भारतीय जनता पार्टी। अभी हाल ही में नगर निगम शिमला के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो वो चुनाव हारी है। बावजूद इसके उसमें भी यही नेतृत्व जो है वो काम करता था, यही नेतृत्व मंच से इसी तरह की भाषणबाजी किया करता था, उसी तरह से नीति और नीति की बात किया करता था। लेकिन आज क्योंकि साल 2024 में होने वाले आम चुनाव हैं और आम चुनावों में जाहिर सी बात है कि बात जो है वो केंद्र की होने वाली है, और केंद्र सरकार ने अभी अपने कार्यकालों के दौरान क्या कुछ किया है, क्या हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, वो बताना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। तो उसी बात को रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ देख पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो अपने 3 दिवसीय दौरे पर जो है वो हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में पहुंचे हैं, और जिसका शंखनाद जो नूरपुर से किया गया वो
वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया है, इसलिए क्योंकि गुजरे जो 6 महीने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के, उसमें देखा है कि कांगड़ा की अनदेखी कहीं ना कहीं उसके आरोप जो है वो उनके ऊपर लगते रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये भी देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली जो है वो कांगड़ा को चुना है और कांगड़ा से ये शंखनाद किया है और कांगड़ा में आकर उन्होंने अपनी उन तमाम बातों को गिनाया है और साथ ही साथ अपने 9 साल के कार्यकाल और गुजरे जो बाकी के कार्यकाल थे बाकी सरकारों के, उनका कंपैरिजन यहां पर किया है। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर यह कहा है कि जो 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश ने दुनिया भर में तरक्की की है, वो तरक्की पूर्व में नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो उसका मार्जिन बहुत जमीन आसमान का अंतर है उस मार्जिन में। उन्होंने कहा कि सन 60 के दशक में जो है भारतीय जनता पार्टी एक निश्चय करने वाली पार्टी, और उन्होंने वो जो निश्चय उन्होंने किया है वो तमाम निश्चयों को अपने मंजिल तक पहुंचाती है। जैसे उन्होंने कहा कि सन 60 के दशक में अणु परमाणु की हकीकत को उन्होंने साकार करने का एक संकल्प लिया था और उसको जो है पूर्व की जो सरकारें थी उस पर काम नहीं करती थी, बाकायदा उसकी अवहेलना किया करती थी। लेकिन 80 के दशक में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसका सफल परीक्षण किया। उन्होंने ये भी कहा कि इसी कांगड़ा के पालमपुर में जो है राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज देखिए तो राम मंदिर का न केवल निर्माण चल रहा है बल्कि उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, तमाम लड़ाइयां जीत चुके हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 70 सालों में जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने 74 एयरपोर्ट बनाए थे पूरे देश भर में, आज 9 सालों में 74 एयरपोर्ट जो है खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बने हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जब जाने का उनका कार्यक्रम शेड्यूल बनता है तो वहां के जो प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो किस तरह से उनकी तैयारियों को लेकर और उनके आगमन को लेकर जो है उत्साहित होते हैं। बाकायदा उन्होंने उनका जिक्र भी किया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं कि यू आर द बॉस। उन्होंने कहा कि पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री वो पैर छूकर अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बाया सिडनी होते हुए पपुआ पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से ब्रिटेन के जो पूर्व में जब राष्ट्रपति थे कैमरून, वो ये कहते थे कि एक दिन जो है वो ब्रिटेन में भारत के मूल का जो है वो राष्ट्रपति होगा। तो आज जो है भारतीय मूल का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन में है, यानी जिस ब्रिटेन में 200 साल तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों की उपलब्धियां हैं, उन्हें जनता के सामने रखा गया है जेपी नड्डा द्वारा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में भी हमने कमोबेश इसी तरीके की भाषणबाजी देखी थी। मेरा सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिमाचल की जनता एक अलग सोच के साथ, एक अलग नैरेटिव के साथ वोट करती है। मैं गलत नहीं हूं तो ये महाजनसंपर्क अभियान केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरीके से जनता तक पहुंच रहा है उसके बारे में है। हिमाचल की जनता तक केंद्र की योजनाओं का लाभ किस तरीके से पहुंच रहा है, क्या इसका भी जिक्र हुआ है कहीं? देखिए किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो 10 लाख करोड़ का जो है वो उसका खर्च यहाँ पर भी हुआ है। यानी चाहे हम लोग फोरलेन की बात करें, चाहे हम लोग एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात करें, चाहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रस्तावित जितनी भी योजनाएं हैं जो झारखंड पर यहाँ पर उतरी, जिस तरह से उन्होंने सबसे देश के जो सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन की बात करी उन्होंने, जो कि बिलासपुर से होकर ले तक जाएगी, तो उसका जिक्र उन्होंने किया कि वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा ही वित्त पोषित है। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर लिहाज से चाहे केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश में पहुंच रही है। पहले जो पूर्व की सरकारें होती थी वो कहती थी कि बॉर्डर पर जो है, सीमाओं पर जो है रोड नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि बॉर्डर पर भी जो है इनकी ओर से जो है यानी लगातार यहाँ पर जो है वो 13,000 समथिंग किलोमीटर जो है बॉर्डर पर रोड का निर्माण इनकी ओर से महज 9 सालों के कार्यकाल में किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है वो केंद्र की ओर से जो वो सड़कें पहुंचाई गई है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। और भी कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है कि इतनी सारी योजनाएं जो है जो कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित आयुष्मान भारत योजना का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो तमाम सारी योजनाएं जनता तक पहुंची है। और बिल्कुल केंद्र की योजनाओं का लाभ किस तरीके से हिमाचल की जनता तक पहुंच रहा है इसका भरपूर यहाँ पर जिक्र हुआ। और जेपी नड्डा क्योंकि 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है और यहीं से अब आगे आने वाले चुनावों के लिए अपनी जमीन को मजबूत करेंगे, चारों संसदीय क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कांगड़ा से की है और कारण क्या है ये जग जाहिर है। बहुत शुक्रिया विचित्र हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसूर की जनसभा से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आई है।
आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। रेड़ा देखनो करते हुए दूध पियाना शुरू कर देंगे। भाई और बहनों, ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हाफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता तो कहते पैसे नहीं है, नहीं है पैसे, क्या करें भाई साहब? पैसे नहीं थे तो फिर झूठे वायदे किए क्यों थे? ये बहुत अनुभवी नेता इनके चुनकर आए हैं। मैं इनके अनुभवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी बहन। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 हो गई है और लोग पूर्व की बीजेपी सरकार को याद करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुखू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। पूरे प्रदेश भर में इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 हो गई है। जहां काम छोड़ा था 6 महीने पहले, वहीं काम इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश में ये 6 महीने का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूरा हुआ है, और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल, एक नाराजगी का माहौल खड़ा है। और उस माहौल को देख करके आज की तारीख में ये परिस्थिति है कि लोग 6 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में 5 साल लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने सिस्सू में वन विभाग के नवनिर्मित गैंग हट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा डीएफओ केलोंग सहित वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। विधायक रवि ठाकुर ने इस दौरान नवनिर्मित गैंग हट के भवन का निरीक्षण किया और कुछ जरूरी दिशा निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। आज हम सब के लिए हर्ष का विषय है, बल्कि आज ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा 1-1.5 महीने की बात है। अभी हमने एक जालमा में, तीनों वैलीज में मैं समझता हूँ, एक जालमा में बहुत सुंदर रेस्ट हाउस एक लोकार्पित किया, और उपमंडल अधिकारी जी की वजह से और पूरी आपकी जंगलात की टीम से। उसके बाद जिस्पा में, और आज हमने यहाँ पर आपके सिस्सू के अंदर, तो तकरीबन तीनों वैलीज हमारी लाहौल की कवर हो गई है।
और जंगलात महकमा बड़ी मुस्तैदी से बिलासपुर में एक शख्स ने अपनी भाभी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में देवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी भाभी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आवेश में आकर आरोपी ने भाभी की गर्दन पर दराट से कई बार वार किए। इस हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और भांग की खेती को लीगल करने के लिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी ने कुल्लू में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक केवल सिंह पठानिया, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज, सुरेंद्र शौरी और पूर्णचंद ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कुल्लू जिला के सैकड़ों पंचायत के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सुर में भांग की खेती को लीगल करने की मांग सरकार के सामने रखी। भांग की खेती को लेकर हमारे सरकार ने जो है एक सर्वदलीय कमेटी का जो गठन किया है और इस कमेटी को ये दायित्व सौंपा गया है कि भांग की खेती किया जा सकता है या क्या उपयोगिता उसका रहेगा, क्या कानूनी पहलू है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक कमेटी का गठन हुआ है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और काम किया है कि पहली बार जो इस कमेटी को हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जनता की राय लेने का भी जो है दायित्व दिया है। तो इसी संदर्भ में आज हमने शुरुआत की है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कुल्लू से ये शुरुआत हुआ है। आज जो यहाँ पर जन समर्थन हमें मिल रहा है, सारे चुने हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि जिसमें 200 से ऊपर पंचायत के प्रधान यहाँ स्वयं आकर उन्होंने प्रस्ताव के रूप में इसका समर्थन किया है। तो वाकई हमें ये लग रहा है कि इसका व्यापक जो है लोगों के अंदर जो है जानकारी भी है। इसका जो मार्केट है वो हज़ारों करोड़ में है और हमारे पड़ोसी राज्य अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो उत्तराखंड में पॉलिसी नहीं आनी थी, मध्य प्रदेश में पॉलिसी नहीं आनी थी। तो आज तो कंपटीशन का ज़माना है और हिमाचल का नाम सबसे अच्छा है इस खेती के लिए। विदेशों से लोग आने को तैयार हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो पड़ोसी राज्य उसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जैसे केंद्र सरकार भी कह रही है, मेडिकल रिसर्च होना आवश्यक है और साथ ही साथ जो हिमाचल का यूनिक प्रोडक्ट है उसकी जीआई टैगिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाएं, जीआई टैगिंग करवाएं और उसके बाद उस प्रोडक्ट का पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो और फिर हम लोगों को लीगलाइज तरीके से इसको उगाने के लिए प्रेरित करें। रही मेडिकल की बात, तो भांग का जो पौधा है उसका एक प्रोडक्ट जिसको चरस कहा जाता है, केवल वो एनडीपीएस एक्ट की वजह से प्रतिबंधित है। बाकी ओवर द ईयर इसका ऐसा टैबू बन गया है कि लोगों को लगता है कि भांग जब भी शब्द आए तो मीन्स नशा। ऐसा नहीं है। भांग के पौधे के नशे के अतिरिक्त बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आप यहाँ स्टॉल लगे उनको भी देख सकते हैं कि कपड़ों से लेकर तेल, साबुन, पानी, वो बहुत सारी चीज़ें, ईंटें, जूते, हर चीज़, कागज़। तो ऐसी स्थिति में जैसे जिन प्रोडक्ट के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है, हिमाचल में उत्तराखंड की तर्ज पर भांग की खेती लीगल करने की कवायद की जा रही है, जिसको लेकर भांग से उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों की नजरें सरकार पर टिकी हैं। कंपनियों का कहना है कि भांग के पौधे में से 200 से अधिक ऐसे कंपाउंड हैं जो कई बीमारियों को ठीक करने में काम आते हैं और भांग की खेती लीगल होने से कंपनियों को रॉ मटेरियल मिलेगा, जिससे प्रोडक्ट सस्ते होंगे और स्थानीय लोगों को आमदनी भी होगी। मैंने जो है पूरी पढ़ाई की है भांग के ऊपर यूरोप में और 2020 फरवरी में मैं हिंदुस्तान आ गया था भांग से रिलेटेड जो उत्पाद बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि किस पॉलिसी के अंदर भी हम जो इसकी दवाइयाँ बना पाते हैं। तो हमने जो है आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया है और हमारी फैक्ट्री है इनकेयर लैब करके फतेहपुर में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो अभी हम जो भांग से जो है दर्द का तेल बना रहे हैं, जो किसी भी तरह का बॉडी में दर्द हो उसके लिए यूज़ होता है। बाम बना रहे हैं, हेम्पसीड ऑयल बना रहे हैं जो आपका डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसका एक्सट्रैक्ट ऑयल बना रहे हैं, कैनबिस एक्सट्रैक्ट ऑयल, जो आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, कैंसर, पार्किंसन, एपिलेप्सी जैसी दवाइयों चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। मेरी कंपनी का नाम हिमालयन हेम्प इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। हिमाचल की कंपनी है और हमने उससे तैयार किया है ये रीयूजेबल हेम्प सैनिटरी पैड जो 100% हेम्प से बना है, भांग से बना है। ब्लीचिंग भी नहीं किया है, तो औरतों के लिए सेहत के लिए अच्छा रहता है। 1 साल तक हम धो के वापस यूज़ कर सकते हैं इसको, तो प्रदूषण भी नहीं होगा। और हम लोग की एक ऑनलाइन वेबसाइट चलती है जहाँ पे 2000 से ज़्यादा भांग से बने हुए प्रोडक्ट मिलते हैं इंडिया में, ठीक है।
तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में दवाइयाँ, खाने की आइटम, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, कपड़े, जो आप सोच सकते हो, जितनी चीज़ें आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हो, सब कुछ भांग से बनाया जा सकता है। तो उसका बेनिफिट बहुत बड़ा ये होता है कि जो आपका और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।